गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, डाइजेशन की बात चल रही थी और डाइजेशन में हमने ये देख लिया था कि डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन शामिल है और कौन कौन सी ग्लैंड्स इसके अंदर भाग लेती है और किस तरह से डाइजेशन वर्क करता है। ये चीज़ हमने देखी थी पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में, यानी कि डाइजेशन का डायग्राम देखा था और डायग्राम में हमने देख लिया था कि मुख से लेकर गुदा तक, रेक्टम तक ये एक लंबी नली होती है और ये नली के कुछ भाग होते हैं जो हमने 7 भाग के नाम लिखे थे और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम भी लिखे थे। ये बात हमने कंप्लीट कर ली थी और डाइजेशन की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। अब आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला भाग था मुख। तो मुख 2 होठों से घिरी हुई एक संरचना होती है जो एक द्वार का काम करती है। बस इतना सा लिखना है इसके अंदर। मुख 2 होठों से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है जो एक द्वार का काम करती है और ये भोजन को अंदर लेने के पश्चात उसको बाहर आने से रोकती है। यानी कि यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में नहीं बनता है। फिर दूसरा भाग है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। मुख गुहा, बक्कल कैविटी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसको देखिए, डिटेल में देखेंगे। मुख गुहा, हम भोजन को अंदर लेते हैं मुख से और अंदर डाल देते हैं। एक खोखली संरचना होती है जो अंदर 3 चीज़ों से घिरी हुई है, ऊपर का तालु, नीचे का तालु, बीच में एक जीभ पड़ी हुई है और दांत हैं ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में दांत लगे होते हैं। इस तरह से एक संरचना है। ये संरचना मुख गुहा कहलाती है जिसके अंदर भोजन को डाला जाता है और डालने के पश्चात दांतों के द्वारा पीसा जाता है, काटा जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और यहीं पर फिर जीभ होती है, वो स्वाद भी लेती है खाने का और खाने का स्वाद लेने के साथ साथ में लार का सिक्रेशन होता है। यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, 3 प्रकार की 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती है। वो ग्लैंड्स कौन सी होती है ये भी देखेंगे इसके अंदर। उनसे क्या निकलता है, कौन से एंजाइम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी देखेंगे हम। और दांतों के प्रकार देखेंगे, दांत की संरचना देखेंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखनी है हमें मुख गुहा के अंदर, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मुख गुहा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इसमें निम्न 3 भाग सम्मिलित होते हैं। तो इसमें 3 भाग सम्मिलित होते हैं। तो पहले भाग की बात कर रहे हैं दांत। दांत की बात करेंगे तो टीथ की बात कर रहे हैं, दांत की बात करेंगे। देखिए, बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि दांत बाद में आते हैं, दांत तो होते हैं उसके मुंह में, लेकिन वो कहाँ होते हैं, मसूड़ों के अंदर रहते हैं, गर्त में होते हैं वो, जो बाहर निकलते हैं बाद में। तो दांत किसी भी शिशु के 6 महीने की अवस्था से आना शुरू होते हैं और जो ये आते हैं दांत, ये 20 दांत ऐसे होते हैं जो अस्थायी दांत कहलाते हैं, मिल्की टीथ कहलाते हैं। और ये दांत एक बार आने के पश्चात फिर टूट जाते हैं और दोबारा आते हैं, यानी कि उखड़ जाते हैं, उसकी जगह दूसरे नए आ जाते हैं। तो और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक ही बार आते हैं, वो उखड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से हम दांतों को कह सकते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अस्थायी दांत। पहले कौन से हो गए, अस्थायी दांत जो शुरू में आते हैं बच्चे के और मिल्की टीथ कहलाते हैं। देखिए, इनके बारे में लिखेंगे। यह 6 माह से प्रारंभ होते हैं और 12 वर्ष की अवस्था तक पूरे होते हैं। तो 6 माह की अवस्था से आना प्रारंभ होते हैं, 12 वर्ष की अवस्था तक ये पूरे 20 दांत आते हैं, यानी कि आकर उखड़कर दोबारा आ जाते हैं। तो इस तरह से ये 20 दांत हुए। इनकी संख्या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20 होती है।
इनकी संख्या 20 होती है। सूत्र है इनका 2102 2102। ये सूत्र में याद रखना है, अस्थायी दांतों का सूत्र है ये 2102। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, हो गए 8 दांत। फिर 2 एकम 2, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए 4, 2 2 4 हो गया 8 4 12। इस यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 हो गए, 12 8 20 दांत। तो इस तरह से 20 दांत होते हैं, ये अस्थायी दांत कहलाते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे बी नंबर, स्थायी दांत। स्थायी दांत, इसका सबसे पहले सूत्र देखेंगे 21 23। ये स्थायी दांतों का फॉर्मूला है। एक वयस्क मनुष्य का में 32 दांत पाए जाते हैं और 32 दांत पाए जाते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है 21-23-02। 21-23 को हम ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे शरीर के, हमारे मुख के अंदर। इसका I, C, PM और M। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरह से ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं एक वयस्क मनुष्य में। अब देखिए इंसीजर की बात सुनो। इंसीजर जो दांत होते हैं ये हमारे आगे के दांत होते हैं। ये काटने, पकड़ने, किसी चीज़ को काटने कुतरने के काम आते हैं। तो 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे। तो ऊपर के जबड़े में दांतों की संख्या है ये नीचे के जबड़ों में दांतों की संख्या है। तो ऊपर के जबड़े में 2 दूना 4, 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे। तो आगे के दांतों के ये दांत शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होती है। जैसे आपने देखा होगा गिलहरी है, खरगोश है, ये इन दांतों में, इन जीवों में ये वाले दांत ज़्यादा विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, लगातार कुतरते रहते हैं। अगर गिलहरी लगातार किसी चीज़ को ना कुतरे, अगर चूहा किसी चीज़ को ना कुतरे, तो उनके दांत आपस में क्रॉस हो जाएंगे और ऊपर के दांत नीचे के जबड़े में धंस जाएंगे, तो उनको लगातार कुतरना पड़ता है। तो इस तरह से ये दांत होते हैं जो शाकाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इंसीजर को कृतनक। इंसीजर को बोलते हैं क्या? कृतनक। कैनाइन को बोलते हैं हिंदी में रदनक। प्रीमोलर को अग्र चर्वणक और मोलर को चर्वणक। हिंदी में भी याद रखें इनको, इंग्लिश में भी, दोनों में याद रखना चाहिए। इंसीजर कृतनक, कैनाइन रदनक, प्रीमोलर अग्रचर्वणक और मोलर चर्वणक। इस तरह से ये 4 प्रकार के दांत हैं। तो पहले की इसकी बात कंप्लीट कर ली अपन ने कि इंसीजर है वो आगे के दांत होते हैं, शाकाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं, मांसाहारी जीवों में ये कम विकसित होते हैं। बात करते हैं कैनाइन की, इनको हिंदी में बोलते हैं रदनक। ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी ये पाए जाते हैं और अर्ध विकसित तो हैं, लेकिन इतने विकसित नहीं होती जितने शेर में होता है। जैसे शेर है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब ऐसे जीव है जो मांसाहारी जीव है। इनमें आपने देखा होगा साइड के जो दांत होते हैं जिनको हम खूंटे बोलते हैं, ये ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि इनको मांस खाना पड़ता है और मांस को चीरने फाड़ने के लिए इन दांतों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये दांत मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। तो इस तरह के दांत होते हैं। देखिए इस तरह के दांत, ये दांत है, बीच में ये दांत आ जाते हैं। इस तरह के दांत है ये इनको इंसीजर, ये इंसीजर है। और ये चारों प्रकार के कैनाइन है, ये कैनाइन है। तो ये वाले जो दांत हैं ये ज़्यादा विकसित होते हैं किसमें? मांसाहारी जीवों में। फिर इनके बाद की बात करें तो प्रीमोलर की बात करते हैं। तो प्रीमोलर, इनके बाद में जो डाढ़ें होती है, जो डाढ़ होती है, ये डाढ़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रीमोलर भोजन को पीसने के काम आती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको, भोजन को पीसने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल टीथ होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं। और प्रीमोलर के बाद में मोलर होते हैं, ये भी सेम वही काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। इनको विजडम टीथ कहा जाता है। मोलर टीथ को, ये मोलर की बात कर रहा हूँ मैं, मोलर टीथ को क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है विजडम टीथ।
विजडम टीथ। तो मोलर को क्या कहा जाएगा? विजडम टीथ कहा जाता है, अकल दाढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये 25 वर्ष की अवस्था तक आती रहती है, यानी कि किसी भी मनुष्य में अकल आ जाती है उस समय तक, इसलिए उसको अकल से जोड़ दिया गया है। तो अकल दाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इनकी संख्या ऊपर के जबड़े में 6 होती है, यानी कि 3 इस साइड 3 इस साइड, और नीचे के जबड़े में भी 6 होती है, 3 इस साइड 3 इस साइड। तो इस तरह से ये कितने हो गए? 12 तो मोलर हो गए, और 8 प्रीमोलर हो गए, और 4 केनाइन हो गए, और इंसीजर हो गए 8। इस तरह से टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 32। तो 32 दांत पाए जाते हैं किसी भी वयस्क मनुष्य के अंदर। अब बात करते हैं, ये तो स्थायी दांत और अस्थायी दांतों की संख्या हो गई। स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, अस्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, तो टोटल हो गए 32 दांत। तो हम कह सकते हैं स्थायी दांत कितने हो गए? 12। स्थायी दांतों की संख्या कितनी हुई? 12। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हुई? 20। याद रहेगा? देखो यहाँ से याद रखने वाली बात दो ही है। एक तो है अस्थायी दांतों की संख्या 20 और इसका फॉर्मूला जो 2102 है, और स्थायी दांतों की संख्या 12 है और इसका फॉर्मूला है 2123। इस तरह से इनका ध्यान रखें। और दूसरी बात, यहाँ से कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इंसीजर है ये दांत कौन से होते हैं? तो ये पकड़ने काटने वाले होते हैं, कुतरने वाले होते हैं, और ये किस में विकसित होते हैं? ये होते हैं शाकाहारी जंतुओं में। और मांसाहारी जंतुओं में कौन से दांत विकसित होते हैं? कैनाइन दांत विकसित होते हैं। ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और ये दोनों प्रीमोलर और मोलर भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। यहाँ ये याद रखें, जो हाथी होता है, हाथी में जो दांत दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जो बाहर दांत निकले रहते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? कई बार एग्जाम में ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, हाथी में ये जो दांत होते हैं ये ऊपर के जबड़े, क्योंकि शाकाहारी है वो, तो ऊपर के जबड़े के कौन से हो गए? कृतनक, इंसाइजर। हाथी में जो बाहर निकलने वाले जो दांत हैं, जो दिखाई देने वाले दांत हैं, वो कौन से हैं? ऊपर के जबड़े के इंसीजर होते हैं, कृतनक होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लिख लेना कि हाथी में बाहर दिखाई देने वाले जो दांत होते हैं वो कृतनक होते हैं, वो भी कौन से होते हैं? ऊपर के जबड़े के। तो ये यहाँ तक की बात हुई। अब आगे बात करते हैं। देखो, दांत की पूरी बात नहीं हुई अभी। दांत की मुख्य निम्न विशेषताएं पाई जाती है। देखो, दांत की कुछ विशेषताएं होती है, वो कौन कौन सी होती है? पहली है यह कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, गर्त दंती पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है गर्त दंती को बोलते हैं थीकोडेंट। गर्त का मतलब होता है दांत गड्ढों में फिट होते हैं, मसूड़ों के गड्ढों में फिट रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गर्त दंती। तो हमारे दांत कैसे होते हैं? गर्त दंती, गर्त में धसे होते हैं, थीकोडेंट होते हैं, थीकोडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, गर्त दंती। दूसरा है विषम दंती। तो दूसरी विशेषता हो गई दांत की विषम दंती होते हैं। तो विषम दंती का मतलब है कि मनुष्य के दांत विषम प्रकार के होते हैं। जो अभी हमने देखा है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दांत कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के दांत बताए, इसलिए हमारे दांत हो गए विषम दंती, विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं, हिटेरोडेंट। विषम दंती को बोलते हैं हिटेरोडेंट। फिर तीसरी है द्विबार दंती। तीसरी विशेषता है द्विबार दंती, बाइडेंट। मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार आते हैं, 2 बार आने वाले दांत होते हैं हमारे। एक तो दूध के दांत होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, और जिनकी संख्या 2 बार आने वाले दांत हैं। एक तो जिनकी संख्या होती है 20 और होती है 12। अस्थायी दांत और स्थायी दांत, इसलिए अस्थायी दांत और स्थायी दांत 2 तरह से दांत आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं द्विबार दंती। तो दांत की कितनी विशेषता हो गई? 3 विशेषताएं हो गई, गर्त दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। तो
एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता है कि दांतों की कितनी विशेषता हो गई, तो 3 विशेषताएं। गर्त दंती का मतलब क्या हो गया, दांत गड्ढों में फिट होते हैं, मसूड़ों में फिट होते हैं। विषम दंती का मतलब दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस तरह से वे विषम दंती हो गए। द्विबार दंती तो अस्थायी दांत और स्थायी दांत, 20 अस्थायी और 12 स्थायी दांत। ये इस तरह से इसकी दांत की 3 विशेषताएं हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दांत की संरचना की करेंगे। देखिए एक दांत की संरचना है जो ऐसी होती है, हमारे दांत की संरचना जो ये यहाँ तक कि ये मसूड़े हैं नीचे और ये ऊपर दिखाई देने वाले दांत है। इसमें ये ऊपर की तरफ एक चमकदार परत होती है दांतों के ऊपर, चमकदार परत होती है और ये परत होती है इनेमल। ये कौन सी परत होती है, इनेमल की परत। तो ये परत होती है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम और फॉस्फेट की एक बहुत ही मजबूत परत पाई जाती है जो दांतों को शेष से बचाती है, डीके से बचाती है, टूटने से बचाती है। इसे बोलते हैं हम इनेमल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे मजबूत भाग कौन है, सबसे मजबूत भाग दांत। और दांत क्यों है, क्योंकि इस पर इनेमल की परत होती है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली रूप से ऐसे हो सकता है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत भाग है, तो इनेमल अगर ऑप्शन में है तो इनेमल होगा। अगर इनेमल और दांत दोनों हैं तब भी इनेमल होगा। इनेमल ना हो तो क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसको जलाने के बाद में जो फूल लेकर जाते हैं उसमें मैक्सिमम दांत ही होते हैं, हड्डियां तो जल जाती है आराम से, और दांत होते हैं वो दांत इनेमल के कारण नहीं जलते हैं। तो इनेमल सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का। तो इनेमल के कारण ही दांत भी मजबूत हो गया। तो ये ऊपर इनेमल की परत हो गई। फिर उसके बाद में ये नीचे की तरफ जाएंगे थोड़ा, तो ये डेंटिन होता है, डेंटिन होता है, ये डेंटिन होता है। डेंटिन ये सीमेंट परत की तरह होता है, डेंटिन इस तरह से। ये दांत की हड्डी कहलाती है, मजबूती देती है भी। फिर उसके बाद में ये है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कहलाती है। अंदर की तरफ ये भाग है, ये जो खोखला भाग है वो कहलाती है पल्प कैविटी। और इसमें रुधिर वाहिनियाँ होती है और यहाँ पर रूट होती है, तो इसे रूट कैनाल बोलते हैं, रूट कैनाल बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी होती है, तो ये सेंसिटिविटी इस रूट कैनाल की वजह से होती है। इस रूट कैनाल से कई सारी नर्व्स इस टीथ के अंदर वाले भाग में, पल्प कैविटी वाले भाग में बिखरी रहती है। पूरे दांत को ये मजबूती, पूरे दांत को ये ब्लड सर्कुलेशन देती है। तो रूट कैनाल है, ये दांत के अंदर पल्प कैविटी वाले भाग के अंदर ये बिखरी रहती है, यानी कि पल्प कैविटी में ये सर्कुलेशन और वहाँ से सेंसिटिविटी का आदान प्रदान करती है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर दांत में दर्द होता है तो लास्ट जो ऑप्शन होता है डेंटिस्ट के पास वो रूट कैनाल करने का होता है। वो रूट कैनाल को ही कट कर देता है, जिससे कोई सेंसिटिविटी मस्तिष्क तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन है वो मस्तिष्क तक जाती है और वहीं से दर्द का अनुभव होता है हमें। तो दर्द को अनुभव कराने वाली जो रूट कैनाल है उसको ही कट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये दांत की संरचना होती है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो ज़्यादातर इनेमल से ही बनता है। इनेमल का ध्यान रखना है हमें। इनेमल किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं मुख गुहा के अंदर ही दूसरा जो भाग है वो है टंग, जीभ। जीभ की बात करते हैं तो देखिए, जीभ नीचे के तालू पर एक मांसल भाग होता है, मांसल संरचना होती है जो नीचे के तालू पर पड़ी रहती है। ये पीछे की तरफ यूवोल्वा तक जाती है, या हम कह सकते हैं कि ग्रसनी तक जाती है, और आगे की तरफ ये टीथ तक फैली रहती है। तो इस तरह की एक संरचना होती है जीभ। ये मांसल होती है पूरी, और इसमें बड्स पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये स्वाद कलिकाओं के बारे में हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये आगे की तरफ यहाँ पर मीठे का ज्ञान होगा। मीठी चीज़ें अगर हम चखेंगे तो आगे की तरफ से लगाकर चखते हैं। तो मीठे का ज्ञान कराने वाली जो स्वाद कलिकाएँ होती है, जो बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ये टेस्ट बर्ड कहाँ पाए जाते हैं मीठे के लिए? यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कुछ बर्ड्स होते हैं, इस जगह बर्ड्स होंगे, ये होते हैं नमकीन के लिए। ये किसके लिए होते हैं? नमकीन के लिए। ये स्वीट के लिए, ये श्योर के लिए, नमकीन के लिए होते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बर्ड्स पाए जाते हैं, जीभ के पीछे की तरफ बर्ड्स पाए जाते हैं, और ये होते हैं कड़वे का ज्ञान कराने के लिए। तो इस तरह से इस पर ये 3 तरह के टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। तो जीभ का जो कार्य है वो हमें याद रखना है। इसके मुख्य कार्य स्वाद का ज्ञान कराना, फिर जो दूसरा कार्य है ये है भोजन में लार को मिलाना, नंबर 3 भोजन को निगलने में सहायक, तो इस तरह से हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ये चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं। 3 तरह से हम इसके टेस्ट बर्ड्स बता सकते हैं कि आगे तरफ मीठी है, जो बीच में जो साइड होती है वहाँ नमकीन के लिए है, और पीछे की तरफ कड़वे के लिए होती है। और ये क्या काम करवाती है? स्वाद का ज्ञान कराती है, भोजन में लार को मिलाती है, भोजन को निगलने में सहायक होती है। ये मांसल होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। ये जीभ की बात हुई। अब बात करते हैं तालू की। देखिए, तालू हमारा जो जबड़ा बना होता है उसमें ऊपर का जो तालू होता है ये होता है, गतिहीन होता है, ये गति नहीं करता है। नीचे का जो तालू होता है यही गति करता है, जिस पर जीभ पड़ी हुई होती है। तो नीचे का तालू गति करता है, ऊपर का तालू गति नहीं करता है। ऊपर का जो तालू होता है, ये तालू में ऊपर का तालू 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है हार्ड पार्ट होता है। आप देखोगे ऊपर के तालू पर जीभ से टच करके देखोगे तो देखोगे ऊपर का तालू हार्ड दिखाई देगा आपको शुरू में। तो शुरू वाला जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है। ये पैलेटाइन बोन्स का बना होता है। 2 बोन्स होती है इसमें, पैलेटाइन इनका बना होता है। और दूसरा है सॉफ्ट पार्ट होता है। अगर तालू के पीछे की तरफ जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है पीछे, यानी कि पीछे की तरफ देखोगे आप तो आपकी जीभ को लेकर जाओगे पीछे की तरफ ऊपर के तालू के, तो ये सॉफ्ट मिलेगा आपको। और ये सॉफ्ट तालू
यू वाल्वा तक जाता है। यू वाल्वा होती है संरचना होती है, वी वाला लटकी हुई संरचना होती है, वहाँ तक ये फैला होता है। पीछे का तालु सॉफ्ट, आगे का तालु हार्ड होता है, जो यू वाल्वा तक रहता है। इस तरह से हम तालु को समझ सकते हैं। वैसे तालु से ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि तालु के भी दो भाग होते हैं, हार्ड पार्ट एंड सॉफ्ट पार्ट। सॉफ्ट पार्ट है वो यू वाल्वा तक जाता है, और हार्ड पार्ट है जो आगे की तरफ होता है, ये पैलेटाइन बोन्स का बना होता है। ये बात हमें याद रखनी है बस। तो ये बात हुई मुख गुहा में पाए जाने वाले जो 3 भाग होते हैं, टीथ, टंग एंड पैलेट, तालु, इनकी बात हुई। अब बात करते हैं मुख गुहा में हमने भोजन को चबा दिया, दांतों से चबाया है, जीभ से टेस्ट भी ले रहे हैं, ये सारी बात हो रही है। अब साथ में क्या होता है, यहाँ पर ग्रंथियाँ होती है, मुख गुहा की ग्रंथियाँ, मुख गुहा की ग्रंथियाँ, क्योंकि हम साथ के साथ ग्रंथियाँ भी पढ़ती चलेंगे। जिस भाग को पढ़ेंगे उसके साथ साथ में जो ग्रंथियाँ होती है उसको भी पढ़ता चलेंगे, तो इससे हमें यहीं की यहीं ये ग्रंथियाँ भी याद करनी है। तो एग्ज़ाम में यहीं से कई बार क्वेश्चन रहता है। तो देखिए मुख गुहा में इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। यह लार का स्त्रावण करती है, और जो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, लार का सिक्रेशन करती है। अब ये कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है, देखिए पहली है सब लैंग्वेल अधो जिह्वा ग्रंथि, अधो जिह्वा ग्रंथि, सब लैंग्वेल ग्लैंड, ये फर्स्ट है। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं अधोहनुज ग्रंथि। और तीसरी होती है पैरोटिड ग्लैंड, तीसरी ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड, और इसको हिंदी में बोलते हैं उपकरण ग्रंथि। इस तरह से ये 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये एक एक यानी कि एक एक जोड़ी होती है। तो पहली ग्रंथि की बात करते हैं सब लैंग्वेल ग्लैंड। ये सब लैंग्वेल ग्लैंड है, ये पाई जाती है जीभ के दोनों ओर, जीभ होती है, जीभ के दोनों ओर ये पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा लार का सिक्रेशन करती है। फिर दूसरी बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये हमारा जो जबड़ा होता है, जबड़े के जहाँ पर दोनों जबड़े मिल रहे हैं वहाँ पर इस जगह पर ये पाई जाती है, एक इधर एक इधर, और ये भी लार का सिक्रेशन करती है। जो हमारे आगे की तरफ जो टीथ होते हैं, टीथ की तरफ साइड में यहाँ पर आकर खुलती है, और ये भी लार का सिक्रेशन करती है। और तीसरी जो ग्लैंड है ये है पैरोटिड ग्लैंड है। ये पैरोटिड ग्लैंड हमारे इस जगह पे होती है, नीचे की तरफ होती है, और यहाँ पर होने के कारण ये कई बार इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। तो कई बार इन्फेक्शन होने पर टॉन्सिल हो जाता है और ये यहाँ से सूज जाती है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड भी लार का सिक्रेशन करती है। ये भी एक जोड़ी होती है। सांप होता है, सांप में जो विष बनता है वो पैरोटिड ग्लैंड में ही बनता है। तो पैरोटिड ग्लैंड का ही रूपांतरण होती है, उसमें जो विष ग्लैंड होती है, टॉक्सिक ग्लैंड होती है, वो टॉक्सिक ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड का ही रूपांतरण होती है स्नेक के अंदर।
इस तरह से ये 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है और तीनों ही किसका सिक्रेशन करेगी, लार का सिक्रेशन करेगी। सबसे अधिक जो लार का सिक्रेशन होता है वो किससे होगा, सबलैंगुअल ग्लैंड से होगा। अब बात करते हैं लार का सिक्रेशन करती है, तो लार में ऐसा क्या है, लार का सिक्रेशन करेगी तो लार क्या काम करेगा, उसमें ऐसा क्या होता है, ये बात करेंगे अब आगे। लार सलाइवरी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड कही जाती है, तीनों जो जोड़ी ग्रंथियाँ बताई थी वो कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड थी। लार ग्रंथियाँ थी और लार का सिक्रेशन करेगी। तो लार में 99% तो वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है, और उसके अलावा 1% इसमें एंजाइम होते हैं। 1% लार में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो इस तरह से अब एंजाइम कौन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं। ऐसे लिख लेते हैं इनको, लार, और लार में 99% वाटर और 1% एंजाइम। तो लार में 99% वाटर पाया जाता है और उसके अलावा एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं ये इम्पोर्टेंट है। एमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, इस तरह से 3 प्रकार के एंजाइम इसमें लार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यही पूछा जाता है कि ये पहले तो ये पूछा जाता है कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के एंजाइम हैं, एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब इनके कार्य पर आते हैं। तो देखिए एमाइलेज और टाइलिन ये दोनों ही एंजाइम किस पर काम करते हैं, ये दोनों ही काम करते हैं स्टार्च पर। तो ये स्टार्च को माल्टोज में यानी कि मंड में परिवर्तित करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो टाइलिन के द्वारा और एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। तो दोनों का ही वर्क क्या है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। स्टार्च किस में होता है, हमारे खाने में होता है। अच्छा, चावल हम खाते हैं, चावल में स्टार्च पाया जाता है, और आपने देखा होगा चावल के मुरमुरे होते हैं, मुरमुरे को खाते हैं तो फीके लगते हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद खाने के बाद भी वो मीठे मीठे लगने लग जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि जब उनको खाते हैं तब उनमें स्टार्च होता है और स्टार्च फीका होता है, और थोड़ी देर बाद उसमें लार मिल जाती है, चबाते हैं लार मिलेगी तो स्टार्च को तोड़ेगा, तोड़कर वो माल्ट शुगर में चेंज करेगा, और माल्ट शुगर मीठी होती है तो थोड़ी देर बाद वो कैसे लगने लग जाएंगे, माल्टोज में परिवर्तित होकर मीठे लगने लग जाते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें एंजाइम मिला दिए गए हैं और उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज में माल्टोज में चेंज कर दिया गया है। तो हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। स्टार्च पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए स्टार्च को माल्टोज में कौन चेंज करता है, तो ऑप्शन मिलेगा टाइलिन या एमाइलेज, या दोनों मिल जाएंगे तो दोनों होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि टाइलिन किस पर काम करता है, स्टार्च पर काम करता है। ये क्वेश्चन बन जाता है, टाइलिन किस पर काम करेगा, स्टार्च पर, या एमाइलेज किस पर काम करता है, स्टार्च पर काम करेगा। या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं, माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमाइलेज और टाइलिन है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरे बात करते हैं लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम, देखिए लाइसोजाइम वह एंजाइम होता है जो हमारे खाना खाते हैं तो खाने में कई तरह के बैक्टीरिया है वो चले जाते हैं, और वो चले गए तो ये बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। यानी कि हमारे भोजन में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको नष्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है।
जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित जीवाणु को क्या करेगा, ये नष्ट करेगा। कौन? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम हमारे लार में होता है, लेकिन ये हमें इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुख गुहा में, लार में ही प्रेजेंट नहीं रहता, ये हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है। तो आंसुओं में जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो हमें ये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आंसुओं में कौन से एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो नोट लगा के लिख लीजिए, आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि हमारे आंखें तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है और कई बैक्टीरिया हमारे आंखों पर आक्रमण करते रहते हैं। तो हमारे आँख लगातार हमारे यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड उसको नम बनाए रखती है और नमी में ही इसमें ही जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो वहाँ उनको नष्ट करने का काम करता रहता है। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद में रोते हैं तो उनके आंसू नहीं आते हैं। ये बात आपने गौर की होगी। तो आंसू नहीं आते हैं लेकिन रोता है बच्चा, तो क्योंकि 3 से 4 महीने तक बच्चे में लैक्रिमल ग्लैंड बनती ही नहीं है। अब बनती नहीं है तो आंसू नहीं आएंगे, और आंसू नहीं आते हैं तो उनके आँखों में लाइसोजाइम एंजाइम भी नहीं पाया जाएगा। तो वो बच्चे अधिकतर समय 15 से 18 घंटे सोए रहते हैं, लगातार आँखों का संक्रमण हो सकता है उनमें। तो हमने देखा है कि कई बच्चों को हम ज़बरदस्ती उठाते हैं, उनकी आंखें खुलवाते हैं या फिर उसकी आंखों में काजल डाल देते हैं। तो काजल बच्चों के कभी भी नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि काजल डालने से उनकी आंखों में संक्रमण का खतरा रहता है और लाइसोजाइम पहले ही नहीं है उसकी आंखों में, और ऊपर से आप गंदे हाथ, गंदी उंगलियां या कोई सा भी इन्फेक्शन करने वाला कोई काजल डाल दिया तो आंखें ख़राब हो सकती है, आंखों में संक्रमण हो सकता है। तो बच्चों को कभी भी काजल 3 से 4 महीने तक तो कम से कम नहीं डालना चाहिए। बाद में भी वैसे नहीं डालना चाहिए, लेकिन 4 महीने तक तो कम से कम काजल से उसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे में लाइसोजाइम एंजाइम नहीं पाया जाता, लैक्रिमल ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इस तरह से हमने ये बात की है मुख में पाई जाने वाली जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है 3 प्रकार की, और उसमें जो पाए जाते हैं एंजाइम, और एंजाइम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं? एमाइलेज है, टाइलिन है, दोनों स्टार्च पर काम करते हैं, और लाइसोजाइम है, ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, यानी कि हमारे भोजन में आने वाले जीवाणु को ये चेक करेगा और उनको नष्ट करेगा कि अगर भोजन में जीवाणु है तो उसको नष्ट कर देगा। फिर लाइसोजाइम में दूसरा याद रखना है कि लैक्रिमल ग्लैंड में आंसू जो आते हैं, आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है और वो भी जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। इस तरह से ये मुख गुहा की कंप्लीट बात हो गई है यहाँ तक। अब आगे देखिए, बात करते हैं अगले पॉइंट की, और बात करेंगे हम ग्रसनी की। तो यहाँ की बात हमने कंप्लीट कर ली है, ये बक्कल कैविटी की बात कंप्लीट की है अपन ने। इसमें अब भोजन यहाँ पर आएगा, ओइसोफेगस से पहले यहाँ पर इस जगह पर ये ग्रसनी है यहाँ पर। तो ग्रसनी का मतलब है कि श्वास नली और हमारी जो आहार नाल है यानी कि ओइसोफेगस है, ये दोनों नलियाँ इस तरह से होती हैं। देखिए, इस जगह की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये ग्रसनी कहलाता है, यानी कि जहाँ पर श्वास नली और आहार नाल दोनों क्रॉस होती है वो वाला पार्ट ग्रसनी कहलाता है। यानी कि खाना चबाने के बाद में जब भोजन को निगलने के लिए हम नीचे की तरफ भेजते हैं तो ये वाली जगह ग्रसनी कहलाती है, जहाँ पर खाद्य नली और श्वास नली दोनों क्रॉस होती है। श्वास लेना, ये नाक से हमने यहाँ से श्वास लिया, ये नाक है, यहाँ से श्वास लिया तो ये इधर
और खाना खाया ये इधर, ये वाला जगह जो खाना तो इधर आ रहा है, यहाँ से खाना खाया निकले और इसमें आएगा, और श्वास इसमें आएगा। आगे वाला पार्ट है ये श्वास नली का होता है और ये आहार नाल का होता है, ओइसोफेगस का होता है, ग्रास नाल का होता है। तो ये ग्रास नाल है, ये श्वास नाल है। और इन दोनों के ऊपर वाली जो जगह होती है, ये वाली जगह जहाँ भोजन को हम निगलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है ग्रसनी। तो देखिए यहाँ पर जो याद रखने वाली बात ये है कि एक तो श्वास नली होती है, ये आगे की तरफ होती है, और ये आगे की तरफ होती है। तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है श्वास नली के ऊपर, श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है और ये इसका श्वास नली का भाग होता है। इस ढक्कन को तो बोलते हैं एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस, और इसको बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस और एपीग्लोटिस। श्वास नली का जो द्वार है उस द्वार को बोलते हैं हम ग्लोटिस, और उस द्वार के ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को बोलते हैं एपीग्लोटिस। तो हम जब अब भोजन को यहाँ से खाने के बाद में जो निगलते हैं, भोजन यहाँ पर बोलस के रूप में हो जाता है। जब हम एक लुगदी बना देते हैं, चबा चबा कर लार मिलाकर यहाँ पर क्या बना देते हैं, भोजन को हम बोलस, यहाँ बोला जाता है बोलस। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चबाने के बाद में जब निगलते हैं भोजन को, तो निगलने वाला जो निगलने के लिए जो भोजन होता है वो भोजन क्या कहलाता है, वो कहलाएगा बोलस। तो बोलस को हम निगलते हैं, तो यहाँ पर ये भोजन जाएगा इस साइड और श्वास आता है इस साइड, आगे की तरफ नाक से यूँ श्वास आता है इस साइड। तो ये बोलस को निगला जाता है और ये हमारे ओइसोफेगस में डाला जाता है। तो यहाँ वाली बात समझनी है हमें कि ये आहार नाल है, ये आहार नाल है, ये श्वास नाल है। श्वास नाल का ऊपर वाला भाग ग्लोटिस होता है और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, वो एपीग्लोटिस होता है। जैसे ही हम भोजन को यानी कि बोलस को निगलने के लिए हम नीचे की तरफ भेजते हैं, वैसे ही ये एपीग्लोटिस इसके ऊपर लग जाता है, यूँ इसको ढक देता है, ऐसे खुला रहता है। और जैसे हम कोई चीज़ निगलते हैं, जैसे हमने थूक भी निगला नीचे, ऐसे किया, तो ये फट से ये द्वार बंद हो जाता है कि कोई भी चीज़ खाने वाली निगलने वाली इसमें ना आ पाए, ये इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। कभी कभी हम खाना खाते समय बाय चांस कोई कारण अगर इसमें चला जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। उसको जब तक बाहर नहीं निकालते, जब तक बलपूर्वक हम खांसी के द्वारा उसको बाहर नहीं निकालते, जब तक हमें चैन नहीं मिलता है। वो इसी कारण, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी चीज़ बाहर की कोई भी पदार्थ नहीं जाना चाहिए। ये श्वास नली होती है और ये श्वास नली बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो इसके ऊपर ये ढक्कन है वो एपीग्लोटिस का काम करता है और इसका द्वार कहलाता है ग्लोटिस। और ये यहाँ से ये है, ये वह है, इसको बोलेंगे हम ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नाल, ग्रास नाल। इस तरह से ये समझने वाली बात है। और ये वाला पार्ट है, सभी ये पूरा पार्ट है, ये पार्ट कहलाएगा ग्रसनी, ये इसके ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा ग्रसनी। इस तरह से ये ग्रसनी की बात हुई। अब बात करते हैं ग्रास नाल की। नंबर 3 आ गए अपन ग्रास नाल पे। ग्रास नाल, ग्रास नाल यानी कि ओइसोफेगस। अब भोजन को हमने बोलस के रूप में ले लिया और बोलस के रूप में बनाकर हमने नीचे निगल रहे हैं और नीचे निगल रहे हैं, तो वो ओइसोफेगस के वहाँ पर आया, ओइसोफेगस के आकर इस जगह पे यानी कि इस जगह पे आ गया। ये रही ये जगह, इस जगह पे ये भोजन यहाँ आ गया और यहाँ पर भोजन को इसमें डाल दिया जाता है। भोजन कर्मानुकुंचन गतियों के द्वारा सीधा आमाशय में डाल दिया जाता है, यानी कि भोजन का इसमें कोई पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भोजन की यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, तो भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। भोजन सीधा किस में जाता है? इसमें जाता है। कौन सी गतियों के द्वारा? यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसमें भोजन कर्मानुकुंचन सीलियरी मोशन, कर्मानुकुंचन गतियों द्वारा आमाशय में जाता है। ये बात याद रखनी है, कर्मानुकुंचन गतियों के द्वारा कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। यहाँ भोजन का
कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो सीधा कहाँ डाल दिया गया है? सीधा नीचे डाल दिया जाता है, आमाशय में डाल दिया जाता है, यहाँ डाल दिया जाता है। और यहाँ डालने के बाद में भोजन इसमें आकर ठहर जाता है, आमाशय में आकर रुक जाता है। तो भोजन इसके अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, स्फिंक्टर। कौन सा वाल्व पाया जाता है? एक स्फिंक्टर वाल्व पाया जाता है। तो ये स्फिंक्टर वाल्व यहाँ भोजन आने के बाद में उसको वापस इसके अंदर नहीं आने देता। कौन सा वाल्व पाया जाता है? स्फिंक्टर वाल्व पाया जाता है। ये स्फिंक्टर वाल्व आमाशय से भोजन को वापस ग्रास नाल में और इसोफेगस में नहीं आने देता है। लेकिन कभी कभी वोमिटिंग होती है। क्या होती है? वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग में जो करते हैं हम बाहर की तरफ, वापस भोजन जो आता है वो भोजन कहाँ से आता है? आमाशय से आता है। और आमाशय से आता है तो आपने देखा होगा कि हमें वोमिटिंग करते हैं तो कैसा लगता है? हमें खट्टापन लगता है, बहुत ज़्यादा खट्टापन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भोजन कहाँ से आया है? आमाशय से आया है। और आमाशय में क्या होता है? HCl का सीक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो ये भोजन यहाँ से आता है और स्फिंक्टर वॉल्व को खोलते हुए, बलपूर्वक खोलते हुए वो वोमिटिंग होती है। तो तब हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द होता है। वो दर्द का अनुभव इसलिए होता है कि वॉल्व पर प्रेशर डाला जाता है और भोजन को वापस रिवर्स किया जाता है, जिससे भोजन वापस हमारे मुख गुहा में आ जाता है। तो वोमिटिंग के समय कौन सा वॉल्व खुलता है? स्फिंक्टर वॉल्व खुलता है। आसानी से नहीं खुलता है, नॉर्मली ये बंद, भोजन जैसे ही जाता है ये बंद हो जाता है, और वोमिटिंग के कारण ये बलपूर्वक खोला जाता है। तो इस तरह से हमारी यहाँ तक की ग्रास नाल की बात कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं हम स्टोमक की, आमाशय की बात करेंगे। तो नंबर 4 पॉइंट है हमारा आमाशय। देखिए आमाशय ये है, ये आमाशय है, ये आमाशय रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऊपर ये वाल्व है और नीचे ये वाल्व है। ये इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला है कार्डियक, और दूसरा भाग है फुंडिक, और तीसरा भाग है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो ये 3 भागों में बटा होता है। ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक। यहाँ ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों भाग के मध्य जो फंडिक पाया जाता है ये सबसे बड़ा भाग होता है। तो फंडिक कौन सा भाग होता है? बड़ा भाग होता है। बड़ा भाग कौन है? फंडिक। इन तीनों में सबसे बड़ा भाग हो गया फंडिक। अब देखिए भोजन यहाँ पर आ जाता है। भोजन यहाँ आने के बाद में लगभग कितने घंटे तक रहता है? लगभग 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। वहाँ पर क्या क्या होता है ये सारी प्रोसेस हम देखेंगे इस स्टोमक के अंदर। तो हमारी हेडिंग हो गई स्टोमक, आमाशय। तो लिखिए यह द्विपालित थैलेनुमा संरचना है। ये कैसी संरचना है? द्विपालित, 2 यूं मुड़ा हुआ है, 2 पालियों में बटा हुआ आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये द्विपालित थैलेनुमा संरचना होती है। कौन? आमाशय। फिर दूसरी बात, यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक
रहता है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। फिर यहाँ भोजन का आंशिक पाचन, यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होता है, ध्यान रहे पाचन नहीं होता है। आंशिक पाचन का मतलब है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, जिससे यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है, प्रोटीन टूटकर पेप्टोज और प्रोटियोज में बदल जाती है। तो यहाँ पर भोजन का हम मान सकते हैं आंशिक पाचन। पाचन कभी भी नहीं होगा, पाचन तो छोटी आंत में ही होगा। तो आंशिक पाचन होता है। यहाँ भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। वह भोजन को गलाया जाता है, जिससे भोजन कायम का रूप ले लेता है। कायम का रूप ले लेता है। तो भोजन को यहाँ पर क्या किया जाता है, गलाया जाता है। गलाया किससे जाता है, एसिड का सिक्रेशन होता है, जो अभी देखेंगे अपन। तो यहाँ भोजन को गलाया जाएगा और भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया रह गए हैं, अगर जो लाइसोजाइम से नष्ट नहीं हुए, बचकर निकल गए, तो यहाँ पर अम्लीय ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर इसको अम्लीयता के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि HCl उनको ख़त्म कर देता है। तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है और भोजन को कायम के रूप में बदल जाता है। भोजन यहाँ पर पूरी तरह से कायम के रूप में बदल जाता है, रबड़ी जैसा हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर pH, यहाँ का जो pH है वो 1.5 से 2 होता है। यहाँ पर pH कितना होता है, 1.5 से 2 होता है। तो pH यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर HCl मिलाया जाता है। हाँ, हमें लार में pH नहीं लिखी थी, लार का pH भी हमें लिखनी है। लार की जो pH होती है वो होती है 6.2 से लेकर 6.8 तक। लार में ऊपर जो pH होती है लार की वो कितनी है, 6.2 से 6.8 के मध्य होती है, यानी कि 6.5 कह सकते हैं हम लार की pH। तो हमें ये याद रखना है कि लार की जो pH होती है वो 6.8 तक होती है, यानी कि हल्की अम्लीय होती है। तो ये बात वहाँ पर नोट डाउन कर ले आप, लार जहाँ हमने पढ़ाया था वहाँ पर इसकी pH भी लिखे। तो इसकी pH कितनी हो गई, 1.5 से 2, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अब देखिए स्टोमक में और क्या क्या होता है। देखिए ये रहा अमाशय स्टोमक। अब इसमें इसकी ये दीवारें होती है, अंदर की जो दीवारें होती है वो श्लेष्मा का स्तर बनाती है। अंदर की तरफ की दीवारें किसका स्तर बना रही है, ये श्लेष्मा का स्तर होता है। इसमें म्यूकस की लेयर पाई जाती है, घनी मोटी म्यूकस की लेयर पाई जाती है। किसके अंदर, अमाशय की आंतरिक दीवारों के अंदर। हमें याद रखना है कि कौन सी लेयर पाई जाती है, श्लेष्मा की मोटी, श्लेष्मा का मोटा स्तर किसमें होता है, आंतरिक दीवारों में। और ये यहाँ पर श्लेष्मा की जो लेयर होती है इसमें ही इस तरह से ये ऊपर नीचे मोटी लेयर होती है, इस तरह से। ये वाली जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये जठर रस का सीक्रेशन करती है। तो फिर से दोबारा से देखो, इसके अंदर श्लेष्मा का मोटा स्तर होता है और ये श्लेष्मा का मोटा स्तर है वो अंदर की तरफ इस तरह से ऊपर नीचे रहता है और इसके अंदर जो यहाँ पर धसी हुई रहते हैं जैसे श्लेष्मा का स्तर, उस धसे हुए स्थान पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये जठर ग्रंथियाँ जठर रस का सिक्रेशन करती है। और जठर रस क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। तो अब दूसरी बात यह है कि जो श्लेष्मा का मोटा स्तर है, ये श्लेष्मा का मोटा स्तर इसको डाइजेशन जो इसमें जो HCl का सिक्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, वो किसी भी चीज़ को जला सकता है। तो इस अमाशय को जलने से बचाने के लिए ये श्लेष्मा का मोटा स्तर पाया जाता है जो लगातार हटता रहता है और नया भी आता रहता है। इस तरह से ये इसको जलने से बचाएगा क्योंकि इसमें किसका सिक्रेशन होगा, यहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस पर काम करता है, ये भोजन पर काम करता है, भोजन को गलाता है। तो भोजन को गलाता है तो कभी कभी क्या होता है कि पेट में भोजन नहीं होने के कारण HCl का सिक्रेशन हो जाता है और वो HCl का सिक्रेशन पे क्या करता है, भोजन ना होने पर ये इसकी दीवारों पर जाकर काम करने लग जाता है और वहाँ पर घाव उत्पन्न कर देता है। और घाव उत्पन्न कर देने से कोई हम बोलते हैं कि आंत में छाले हो गए या आंत में अल्सर हो गए। तो आंत में जो अल्सर होते हैं वो यानी कि पेट में अल्सर होना जो होता है वो पेट में अल्सर का तात्पर्य है कि HCl ने हमारे अमाशय की दीवारों पर छेद कर दिए हैं या उस पर घाव कर दिए हैं। तो घाव होना ही अल्सर कहलाता है। तो हमें कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा समय तक। जो व्यक्ति भूखा रहता है उसके पेट में अल्सर हो जाते हैं, अमाशय में अल्सर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाएगी। जठर ग्रंथियाँ किसका सिक्रेशन करेगी, जठर रस का सिक्रेशन करेगी। अब देखिए अमाशय में 3 चीज़ें, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। अमाशय में किसका सिक्रेशन होता है, तो नंबर 1 है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो इसकी दीवारों से यहाँ पर कैनाकुलाई होती है, कैनाकुलाई से सीक्रेट होता है। अपन को तो ये याद रखना है एग्ज़ाम के विषय कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सीक्रेट होगा कहाँ पर, अमाशय में। और ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, इसका माध्यम अम्लीय कर देता है और अम्लीय माध्यम करने के बाद में भोजन को गला देता है, भोजन को बिल्कुल कायम के रूप में बदल देता है। दूसरा है पेप्सिन, नंबर 3 रेनिन और नंबर 4 लाइपेज। इस तरह से HCl, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज ये सभी कहलाते हैं जठर रस। इसमें HCl को छोड़ दो, इस तीनों किस में आ जाएंगे, जठर रस में। और HCl का सिक्रेशन भी साथ जठर रस के साथ में ही होता है। ये पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज है, ये है पेप्सिन और रेनिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं जो HCl के साथ में मिलकर एक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं देखिए। अब इनका कार्य क्या है वो कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य देखिए, पहले बात करते हैं HCl की बात कंप्लीट हो गई। नंबर 2 है पेप्सिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेप्सिन किस पर काम करता है, तो पेप्सिन काम करता है किस पर, प्रोटीन पर। प्रोटीन पर कार्य करता है, यानी कि प्रोटीन को ये तोड़ता है। तो प्रोपेप्सिन के रूप में सीक्रेट होगा ये, प्रोपेप्सिन के रूप में। और ये प्रोपेप्सिन कैसा होता है, अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। ये HCl के साथ में मिलेगा और ये बनेगा फिर क्या, पेप्सिन। क्या बनेगा, पेप्सिन। ये होता है एक्टिव। प्रोपेप्सिन के रूप में सीक्रेट होगा, HCl के साथ में मिलकर ये पेप्सिन में बदलेगा, यानी कि एक्टिव हो जाएगा अब ये। और एक्टिव होकर ये काम करेगा किस पर, प्रोटीन पर काम करेगा। प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स।
प्रोटियोज और पेप्टोन्स में ये बदल देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ देता है। दोबारा से देखिए, प्रोपेप्सिन के रूप में सीक्रेट होगा आमाशय की दीवारों से। ये इनएक्टिव होता है प्रोपेप्सिन, HCl के साथ में मिलकर पेप्सिन में बदलेगा। ये एक्टिव होगा, प्रोटीन पर काम करता है। किस पर काम करता है? ये प्रोटीन पर। पेप्सिन किस पर काम करेगा? प्रोटीन पर, और ये ब्रेक डाउन कर देता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन पर काम करता है। अब बात करते हैं रेनिन की। नंबर 2 है रेनिन। तो देखिए, ये भी प्रो रेनिन जो कैसा होता है? इनएक्टिव, HCl के साथ में मिलेगा और रेनिन में बदलेगा। ये कैसा होगा? एक्टिव। रेनिन काम करता है किस पर? दूध पर। दूध में प्रेजेंट जो केसिन है, उस केसिन को पैरा कैसिनेट में बदल देगा, और यानी कि उसको ये दही में, कर्ड में बदल देता है। तो सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि दूध को दही में बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो कौन है? रेनिन है। देखो, रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में तो सीक्रेट होता है, HCl के साथ में ये मिलकर रेनिन में बदलता है, और रेनिन काम करता है दूध पर। दूध में कौन होती है? कैसीन होती है, यानी कि दूध में कौन रही? कैसीन रही। दूध में कैसीन होती है, कैसीन पैरा कैसिनेट में चेंज होती है, और ये फिर ये दूध को दही में बदल देती है, यानी कि दूध दही में बदल जाता है। किससे? रेनिन की वजह से। तो दूध में क्या होता है? कैसीन। ये प्रोटीन होती है कैसीन। तो ये किस तरह से रेनिन काम करता है। अब देखिए, रेनिन की बात करें तो छोटे बच्चों में यह एंजाइम ज़्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि वो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। गाय का बछड़ा होता है, भैंस का बछड़ा होता है, इन सब में जो एंजाइम होता है वो रेनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं इसका सीक्रेशन कम होता जाता है। तो बड़े वयस्क में इसका सीक्रेशन कम होता है रेनिन का, और बच्चों में, छोटे बच्चों में रेनिन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है। इस तरह से हमने रेनिन की बात की। तो यहाँ पर हमने 3 बात कर ली है। HCl का सीक्रेशन है जो क्या काम करेगा? ये भोजन को गलाने का काम करेगा, और भोजन को ये किस में बदल देगा? काइम में, पहली बात। फिर दूसरी बात की अपन ने पेप्सिन की। पेप्सिन किस पर काम करेगा? प्रोटीन पर काम करेगा। प्रोटीन को ये तोड़ देगा प्रोटीज और पेप्टोन्स में, तो ये दूसरा काम हो गया। फिर तीसरी बात की हमने रेनिन की। रेनिन दूध पर काम करता है, दूध को में प्रेजेंट केसिन को पैराकेसिन में चेंज करके ये दही में बदल देता है। ये तीसरी बात होगी। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह से ध्यान रखें। फिर चौथी बात करेंगे लाइपेज की। तो देखिए, लाइपेज बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होता है यहाँ से, और ये लाइपेज क्या करेगा? ये लाइपेज वसा पर काम करता है। लाइपेज किस पर काम करता है? वसा पर। इतना ही याद रखना है, लाइपेज किस पर काम करता है? वसा पर काम करता है। ओके, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आमाशय में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो हम कहेंगे पेप्सिन, आमाशय में पहला एंजाइम पेप्सिन, फिर है रेनिन, तीसरा है लाइपेज। इस तरह से ये 3 एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होंगे? आमाशय से सीक्रेट होंगे। ये बात आमाशय को। अब भोजन पूरी तरह से गल चुका है, और किस रूप में बन गया यहाँ पे भोजन? भोजन बोलस के रूप में आया था, और काइम के रूप में यहाँ पर बदल चुका है। भोजन काइम के रूप में बदल गया, 3-4 घंटे तक यहाँ पे पड़ा रहा है। और भोजन का माध्यम कैसा हो गया है? अम्लीय माध्यम हो गया। यहाँ पर माध्यम कैसा हो गया? अम्लीय। भोजन का माध्यम क्या हो गया? अम्लीय हो गया है। तो हमने देखो कितनी बातें देख ली यहाँ पर। भोजन यहाँ पर आया, ये एक थैलेनुमा संरचना होती है, 3 भागों में बटी होती है। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक सबसे बड़ा भाग,
फंडिक होता है, ऊपर वाला पाइलोरिक होता है और लास्ट वाला ऊपर वाला कार्डिक होता है, लास्ट वाला पाइलोरिक होता है और बीच वाला फंडिक होता है। यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ होती है जो जठर रस का सिक्रेशन करती है और जठर रस में के अंदर क्या होता है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज होता है। पेप्सिन प्रोटीन पर, रेनिन दूध पर, लाइपेज वसा पर काम करता है, HCl है भोजन को गलाता है। इस तरह से यहाँ से और कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने इस तरह से इसको पढ़ा है तो। ये यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे हम कहाँ की, यहाँ से भोजन आगे निकलेगा और आगे निकलेगा तो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ पर वाल्व होता है। यहाँ पर वाल्व की बात कर ही ली थी अपन ने और उस वाल्व का नाम क्या था, स्फिंक्टर वाल्व होता है। और इस स्फिंक्टर वाल्व को ही हम कार्डिक वाल्व भी कहते हैं। और यहाँ पर पाइलोरिक वाल्व होता है, पाइलोरिक वाल्व होता है जो भोजन को छोटी आंत में आने के बाद बैक वापस नहीं आने देता, रिवर्स नहीं आने देता है कभी भी। यहाँ से भोजन वापस कभी भी अमाशय में नहीं आ पाता है। जो भी जाता है बैक कभी कभी तो वो यहीं से जाता है ऊपर की तरफ, यहीं से। यहाँ का भोजन कभी भी नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर भोजन आ चुका है डाइजेशन के लिए। तो अब छोटी आंत की बात करेंगे अपन आगे। तो दोस्तों अमाशय तक की बात हुई है, फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बक्कल केविटी की बात की, बक्कल केविटी में हमने टीथ की बात की, टीथ में हमने स्थायी और अस्थायी दांतों की बात की। इसका फॉर्मूला देखा 2102 अस्थायी दांतों का फॉर्मूला है, स्थायी दांतों का फॉर्मूला 2123 है। और 20 अस्थायी दांत होते हैं, 12 स्थायी दांत होते हैं। ये 3 प्रकार, इनकी विशेषताएं 3 होती है, थिकोडेंट होते हैं, बाइडेंट होते हैं, इट्रोडेंट होते हैं, यानी कि द्विबार दंती, विषम दंती और गर्त दंती होते हैं दांत। और फिर दांत के बारे में देखा कि दांत के ऊपर एक चमकीली परत होती है जो इनेमल की होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जो सब शरीर का सबसे मजबूत भाग होती है, मजबूत सख्त पार्ट बनाती है। यानी कि हम कह सकते हैं दांत शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। और यह हमें कह सकते हैं इनेमल सबसे ज़्यादा मजबूत पार्ट होता है हमारे शरीर का। दांत की बात की, जीभ की बात की, जीभ मांसल होती है, ये बात हमने कंप्लीट की। जीभ में जो स्वाद कलिकाएँ होती है, टेस्ट बर्ड होते हैं, आगे की तरफ मीठे, साइड में जो नमकीन, पीछे की तरफ कड़वे के लिए बर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद में हमने पैलेट की बात की, फिर हमने ग्रसनी की बात की, ग्रसनी में हमने ग्लोटिस, इपीग्लोटिस की बात की, फिर हमारे इसोफेगस की बात की जो 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और ये नली भोजन को क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा आमाशय में डालती है। और यहाँ पे स्फिंक्टर वाल्व होता है जो भोजन को वापस नहीं आने देता है। फिर आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। फंडिक सबसे बड़ा भाग होता है, यहाँ पर भोजन को गलाया जाता है जो HCl के द्वारा गलाया जाता है। HCl के कारण यहाँ पर भोजन अम्लीय हो जाता है, अम्लीय माध्यम हो जाता है। यहाँ 1.5 से 2 pH पाई जाती है जो भोजन को अम्लीय बनाती है। और यहाँ पर पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज का सिक्रेशन होता है। और ये जठर रस होते हैं, तो जठर रस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज होते हैं जो भोजन पर काम करते हैं। भोजन का आंशिक पाचन होता है। ये सारी बात हमने की। मुख गुहा में हमने ग्रंथियाँ भी पढ़ी थी, लार ग्रंथियाँ पढ़ी थी। लार का जो pH होता है वो 6.8 तक होता है, हल्का अम्लीय होता है। लार 3 तरह की ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है। और लार भोजन में जो काम करती है वो भोजन में कुछ स्टार्च को चेंज करती है। स्टार्च पर कौन काम करता है, लाइपेज और टाइलिन। और लाइसोजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। और दूसरा जो इसका काम है वो हमारे आंसू में भी होता है, आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये सारी बात हमने यहाँ तक कंप्लीट की है। तो दोस्तों इससे आगे हम पढ़ेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। थैंक यू।